मैं मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ। अगर रावी में पानी नहीं है तो अपनी कोई कहानी नहीं है। नाज़रीन, दरियाए रावी उन 6 दरियाओं में शामिल है जो हिमालय के पहाड़ी सिलसिले से निकलकर मकबूजा कश्मीर और भारत के शुमाल मगरबी इलाकों से पाकिस्तान में आते हैं। दरियाए रावी ज़िला नारोवाल के गांव कोट नैना से पाकिस्तान में दाखिल होता है, फिर 675 किलोमीटर का फासला तय करके ज़िला खानेवाल के करीब गांव सरदारपुर के करीब दरियाए चनाब में शामिल होता है। ज़िला भावलपुर के मगरबी इलाके में पंचनद यानी 5 नदियों का जो मिलाप है उसकी शक्ल इख्तियार करके बिलाखिर दरियाए सिंध में जा गिरता है। भारतीय मौरख प्रोफेसर इरफान हबीब के मुताबिक रावी में कभी इतना पानी होता था कि यहाँ पर जहाज़ चलते थे। जून 1594 में पहला जहाज़ रावी से चला जिसका इफ्तिताह खुद अकबर बादशाह ने किया, और वो बताते हैं कि जहाज़ इतना बड़ा था कि 1000 लोगों ने धक्का लगाकर 10 दिन में इसको रावी पर उतारा था, और फिर वो चनाब से होता हुआ दरियाए सिंध के ठट्टा बंदरगाह पर पहुंचा। वहां से उसने मक्का ट्रैवल करना था, लेकिन अब यही रावी है जो बहुत मुश्किल का शिकार है, बेज़ुबान दरिया है और कई लोगों की आवाज़ बनना चाहता है। सरकारी महकमा भी इसको बचाने में है, लोग भी इसको बचाते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों का क्या मौक़िफ़ है वो भी जानेंगे। हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को टच करना चाहती हूँ मैं, बिल्कुल न्यूट्रल होकर और लेमैन बनकर, ताकि इस दरिया को लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया जा सके और ये बताया जाए कि ये रावी जो सब कॉन्टिनेंट की पहचान है और हमारे हिस्से में जितना है हमें उस पर फ़ख्र भी है, हम उसको ऊन भी करते हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं और इस दरिया के साथ क्या हो रहा है, आइए मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं। लाहौर में रहने वाला हर शख्स रावी को ओन करता है और आज रावी का हल्फ लेते हुए आप दोनों ने सच बोलना है तो हमने रावी पर ही एक अदालत लगा दी है। मेरे साथ मौजूद है हाइड्रोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट है, रूडा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोहसिन अतीक साहब, और यहाँ पर अबूज़र मादू मौजूद है जो कि रावी बचाओ तहरीक के रूह रवां भी हैं, और अभी फरवरी में जो मार्च हुई रावी तक माल रोड से, उसको भी उन्होंने लीड किया और ये कहते रहे कि रावी को बचा लो। सो हाइड्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं हमारे साथ। सर, अभी जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पर इकट्ठे करके आवाम के सामने रखे हैं वो तो बड़े ख़तरनाक है, और वो ये बताते हैं कि रावी का पानी बहुत पॉइजनस है और सारा गंद कूड़ा क्रिकेट यहाँ पर जाता है। तो ये जो भैंसें नहा रही हैं इस वक्त भी, और इनका दूध जब बच्चे पीते हैं और परवान चढ़ते हैं तो वो कितना ख़तरनाक होता है। यहाँ पे आप देख लें कि इससे थोड़ा ही पीछे लाहौर के बहुत बड़े गंदे नाले रावी में गिरते हैं। यहाँ पे अगर आप हाइट पे खड़े होकर देखेंगे, अगर कोई बंद रोड पे लाहौर के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में रुक के देखे तो उसको वहीं से 3-4 स्ट्रीम्स रावी के अंदर गिरती नज़र आएंगी। ठीक है। ये सारा गंद यहाँ पे जमा होता है और यहाँ पे भैंसें इसी हालत में गंदा पानी पीती हैं और इसी का उगा हुआ सब्ज़ा खाती हैं। ये इन्हीं भैंसों का पैदा किया हुआ दूध सुबह सुबह घरों में सप्लाई किया जाता है और लोग खुश होते हैं कि हमने ताज़ा भैंसों का दूध पिया। इसके अलावा यही गंदा पानी ग्राउंड वाटर में रिचार्ज हो रहा है, और आज आप हॉस्पिटल जाके स्टैटिस्टिक्स लें तो हैज़ा और कैंसर की बीमारियां कोविड से ज़्यादा बुरी शक्ल इख्तियार कर गई हैं। हमारे बच्चे कमज़ोर पैदा हो रहे हैं, इन्फेंट डेथ रेशो बहुत ज़्यादा है हमारी, और उसकी एक मेजर वजह ग्राउंड वाटर है। बेकरीज़ का पानी इसलिए आम होता जा रहा है कि ये सारा गंदा पानी जब रिचार्ज होता है तो वो पंप करके इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। ये सारे मसाइल हैं जिसके लिए रूडा अपनी कोशिश कर रहा है और सॉल्व करने की। तो क्या अगर यहाँ पर सोसाइटीज़ बन जाए बड़ी बड़ी तो ये मसला हल हो जाएगा? देखिए, मकसद यहाँ सोसाइटीज़ नहीं है। मकसद यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ये पीछे देखें आपको सारी यहाँ इंक्रोचमेंट नज़र आ रही है। देखिए, मसला क्या हुआ रावी के साथ, क्या करेंगे पानी को साफ़ करने के लिए, आम आदमी को समझा दें। जी, इसके लिए पहली बात तो साफ़ करने के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं। लगा रहे हैं आप? इसी तरह जी, हमारा प्लान में है, हमारे मास्टर प्लान में है, उसके लिए बजट एलोकेटेड है। उसके लिए हम इंशाल्लाह अनकरीब टेंडरिंग प्रोसेस में भी जा रहे हैं ताकि हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इंस्टॉल करें। महमूद बूटी के पास आपको एक प्रोजेक्ट इंशाल्लाह नज़र आएगा। कार्बन क्रेडिट्स का भी? जी, कार्बन क्रेडिट्स जो इसके फॉरेस्ट के साथ, देखें ये फिर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि रिवर और फॉरेस्ट की एक इकोलॉजिकल नेक्सस होता है। रिवर में मछलियाँ, रिवर के अराउंड
कुछ बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज़ और फिर चरिंद परिंद जो जंगलों में पाए जाते हैं, इन सब का आपस में एक टेक्सस होता है। इस सब को हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। आबादियों से मुतल्लिक मैं ये कहूँगा कि आबादियाँ हम ले के नहीं आ रहे। मकसद आबादियाँ बनाने मकसद ये है कि जो यहाँ ऑलरेडी आबादियाँ हो गई हैं, जो काम हो, हम उसको रेगुलेट करें और उसको ठीक पैमाने पे करें ताकि दरिया के अंदर इंक्रोचमेंट और उसको मज़ीद ख़राब ना किया जा सके। अब उधर मधु साहब, ये तो बड़ी नेक बातें कर रहे हैं और ये तो लग रहा है कि रावी के आसपास रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो आप जिस रावी बचाओ तहरीक की बात करते हैं वो क्या है? क्या यही है जो यही बात करें? रावी बचाओ तहरीक गल करदी है कि दरिया जिहड़ा है वो आम लोकां दा है। दरिया ते पहला हक माहीगीरां दा है, दरिया ते हक मच्छियां दा है, दरिया ते हक उहदे आल दुआल रहन वाली खलकत दा है। ते कदे भी कोई भी सरमायादाराना प्रोजेक्ट दरिया दे हक दी गल नहीं करता। कदे भी ऐ नहीं होंदा कि ऑलरेडी लाहौर दी आबादी करोड़ां विच है, जिन्हें दरिया दा जिहदी वजह तो इस वेले जिहड़ी पोल्यूशन जिहड़ा सीवरेज ओहदी वजह तो दरिया दा यह हाल है। तुसीं ओहदा इलाज है करो कि एक मैगा प्रोजेक्ट नवां शुरू कर दिओ कि इहदे नाल असीं जिहड़ा है वो दरिया नूं जिहड़ा है वो साफ़ करांगे। सो दुनिया 'च बहुत वड्डी वड्डी मूवमेंट चल रही ने अपने दरियावां नूं बचावन दी। मोरी कबीला न्यूजीलैंड विच, फिर इंग्लैंड विच, फिर जिहड़ा है ऑस्ट्रेलिया है, इवन इंडिया विच, बांग्लादेश विच, पर किधरे भी ऐ नहीं होया कि सरमायादारां ने आके कहा कि असी दरिया ते जिहड़ा है वो मैगा प्रोजेक्ट्स बनावांगे, ओहदे नाल दरिया दा पानी साफ़ होएगा। तुसीं इमेजिन करो कि ऑलरेडी जिहड़ा शहर दा स्ट्रक्चर है वो साडे कोल सांभिया नहीं जा रहा। असी इस वेले दुनिया दी सब तो जहरीली हवा विच साह लै रहे हैं। असी इस वेले दुनिया दा सब तो जहरीला दरिया है उहदे कंढे वस रहे हैं। असी जिहड़ा और इहदा जिहड़ा सलूशन कढ़िया है वो कढ़िया है कि असी इसी तरह का एक होर नवा शहर जिहड़ा 66,066 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड ते बने और वो आके साडे माहौल नूं बचाएगा, वो आके सानू बचाएगा, वो आके रावी नूं बचाएगा। सो मैं साडा जिहड़ा रावी बचाओ तहरीक दा मौकफ है वो है कि सब तो पहले सानू जिहड़ा है वो इंडस वाटर ट्रीटी बारे गल करन दी लोड़ है। जिहड़ी इस वारी साडा मार्च होया वो सिर्फ उहदे विच लैंदे पंजाब तो नहीं सन, उहदे विच चढ़दे पंजाब तो जिहड़े एक्टिविस्ट ने जिहड़े उत्थे दरियावां ते काम करें वो भी नाल रले और साडा जिहड़ा सांझा मौकफ सी वो यह सी कि दरियावां नूं आज़ाद कीता जावे, दरिया नूं उहदे जीवन दा हक दिता जावे। दरिया नूं रिवाइव करन दा मतलब यह है कि असी दरिया नूं जिहड़ा है वो उहदा हक दईए, ना कि उहदे दुआले कोई मैगा प्रोजेक्ट्स जिहड़ा है वो बनाइए। रूडा की इस तो इलावा भी जिन्ने इस वेले डिवेलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, असी मानने कि ये सारे डिवेलपमेंटल प्रोजेक्ट्स फ्रॉड ने, ये कब्जे की कोशिश ने, ये एग्रीकल्चर लैंड नूं, ये धरती नूं, ये दरिया नूं, ये रुखां उन्होंने नुकसान जड़ा है वो पड़ा रहे हैं। आप मुत्तफ़िक़ हैं? इसमें दो अंदाज से देखने की ज़रूरत है। एक तो आप ये देखें कि असल में रावी के साथ मसाइल हैं क्या। ये दो तो डिस्कस हो गए। एक डिस्कस हुआ कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि एक वैसे बड़ी वैलिड बात की है कि जब पानी के गंदा होने का मसला है और इतना जहरीला होने का मसला है तो बेहतर तो ये है कि सबसे पहले पानी को साफ़ किया जाए, दरिया को कंजर्व किया जाए, उसके बाद देखते हैं कि फिर क्या होता है। जी, इसमें तो मैं समझता हूँ ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं और ये इनकी एक्टिविस्ट मूवमेंट का एक बहुत बड़ा नुक्ता है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल करें। तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा साथ दे रहे हैं, मौक़िफ़ को इम्प्रूव कर रहे हैं। मैं ये डिबेट इसलिए जनरेट कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे हाथ में पूरा पलंदा है और इससे 3-4 और पलंदे जो मैंने पढ़ रखे हैं इस रावी को समझने के लिए और सारा बैकग्राउंड के लिए। लेकिन हम आम सवाल इसलिए करें क्योंकि आम पब्लिक के जहन में जो चीज़ें हैं, प्रोग्राम भी उसके लिए है, तो मैं कोशिश करूँगी कोई ऐसी टर्म ना इस्तेमाल की जाए जो आम आदमी की समझ में ना आए। इसीलिए एक डिबेट जनरेट करने का मकसद भी ये है कि पूरा मसला जो कई सालों से है दरपेश वो समझा जा सके। आप ये तो कहते हैं कि आप भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात कर रहे हैं और ये लगा रहे हैं, तो ये एक ही बात है। कहने हैं कि जिहड़ा नेचर बेस्ड सलूशन है सब तो पहले सानू उहदे वल जावन दी लोड़ है। इस वेले जिहड़े मैगा
ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਫੰਡਿੰਗਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਬੇਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਗੜਬੜ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਤੱਕ ਦਾ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਬੇਸਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਬੇਸਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ। सरकारी इदारा है, इनका काम है ਸਰਕਾਰੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਪ ਰੈਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਿਆ ਜਿੱਥੇ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੀਕਰ ਸਨ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੀਕਰ ਬੋਟਸ ਕਸ਼ਤੀ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਪ ਰੈਲੀ ਮੁਨੱਕਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰ ਫਰੰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਫਰੰਟ ਸਿਟੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਘਰ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨੇਚਰ ਬੇਸਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ 66,000 ਏਕੜ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 80% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ 80% ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਇਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਸਿਟੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੋਣ। ਉਹ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਹਾਈ ਟੈਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਤਾਮੀਰ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ? ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵਨ, दरिया दे रिवाइवल दी गल है। सर यहाँ पर मेरा मोहसिन साहब एक बड़ा वैलिड सवाल है इन्हीं की बात से कि एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पर सब्जियाँ काश्त होती हैं और फिर पूरे लाहौर में जाती हैं। अगर ये सब्जियाँ काश्त नहीं होगी और यहाँ पर कंक्रीट एक शहर बन जाएगा तो डेफिनेटली फिर सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करेंगी जब दूसरे शहरों से आएंगी और ग़ज़ाई किल्लत का सामना हो सकता है। पिछले अगर आप 15 सालों में लाहौर का एरिया देखें तो लाहौर का एरिया डबल हो गया है। और ये जो डबल हुआ एरिया ये कहाँ से आया? ये मशरूम ग्रोथ थी एक्चुअली, जो रावी की साइड पे भी हुई, जो ईस्ट और साउदर्न साइड पे भी हुई। व्हाट वी वांट इज़ ये आबादी तो बढ़नी है और ये एरिया भी बढ़ना है। आबादी के बढ़ने के साथ लोगों को घर और मकान भी चाहिए। हमने जो प्लान किया है वो किया है कि हम हाई डेंसिटी विद mass transport system with all the negative spaces in the form of parks, in open areas, with agricultural land, dedicated एग्रीकल्चरल लैंड जिसमें हाई ग्रोथ आपकी होती है, वो हम लेके आए यहाँ पे। ये ऐसे नहीं है कि हम इसको ख़त्म कर दें और दूसरी तरफ भी चल रही हो। हमने दूसरी तरफ से एक जो ग्रोथ हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी हमने उसको कर्टेल किया और हम यहाँ पे उससे कम एरिया में उससे ज़्यादा हाई डेंसिटी में कोशिश कर रहे हैं कि ओवर दी मैनी years of time
हम एक सस्टेनेबल मैनर में शहर को बढ़ाएं। सिर्फ गाड़ियाँ ना हो, सिर्फ मोटरसाइकिल ना हो, BRTB हो, लोगों के पास LRTB हो, कार्बन फुटप्रिंट कम हो, इसी तरह पर कैपिटा वाटर कंजप्शन कम हो, पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट कम हो, और हम एरियाज़ एलोकेट करें जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए होती हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है ग्रीन कवर के लिए क्या किया आपने? जी, ग्रीन कवर के लिए पहले तो मैं आपको बताऊं कि 8 हमारे फॉरेस्ट पैचेस हैं, 8 फॉरेस्ट, जिसमें सबसे बड़ा झोंक फॉरेस्ट है। रूडा ने सबसे पहले उनकी रिवाइवल पे काम किया। झोंक फॉरेस्ट में हज़ारों दरख्त हमारे लगाए जा चुके हैं और मज़ीद दरख्त लगाए जा रहे हैं। इसी तरह शादरा फॉरेस्ट को भी रिवाइव करने की कोशिश की गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया। मज़ीद जो पैचेस ओपन थे, जो मौजूद थे, उसमें हमने किया। इसी तरह हमारे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, रिंग रोड पे फ़िलहाल आपको उस तरह कोई दरख्त नहीं नज़र आता। जहाँ जहाँ पे एरियाज़ मौजूद हैं और राइट ऑफ वे के अंदर हैं, हम यहाँ भी दरख्त लगाने का हमारा प्लान है। इसी तरह आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सियालकोट मोटरवे है, उसके इर्द गिर्द हमारे दरख्त प्लान हैं। और हमारा जो अभी लाहौर का जो ग्रीन कवर है दैट इज़ ऑलमोस्ट 1%। ये सैटेलाइट इमेज 3% था अभी, अब इंक्रीज़ हुआ है। ये दैट वाज बैक इन 2019 जब हमने सैटेलाइट इमेज को एनालाइज़ किया था, दैट वाज 1%। हैवी प्लांटेशन हुई, इट इंक्रीज टू 3%। रूडा में जो हम प्लान कर रहे हैं, इट इज़ मिनिमम 15% जो कि हम ग्रीन कवर अपना रखेंगे। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਗਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕरें ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕरें ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 66,000 ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ 5,000 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ है। जाती है सर? नहीं, इसका जवाब मैंने दे दिया। इसका जवाब मैंने ये बताया कि लाहौर का एरिया जब डबल हुआ है तो यही एग्रीकल्चर एरिया हमारा रिड्यूस हो रहा है। अब हम जो अगले 15 सालों में डबल हुआ, ये इसी रफ्तार से बढ़ता रहा, तो ये तो बहुत बड़ा एरिया हमारा जाएगा। एक ज़माना था जब ये दरिया 20 फुट से ज़्यादा गहरा था और यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे आकर तरबियत हासिल किया करते थे कश्ती चलाने की। आज कश्तियाँ तो मौजूद हैं और इस पर बैठकर दूर तक अगर मैं देखूँ तो सिर्फ एक लंबा सा तालाब लग रहा है। ये वही रावी है जो 1876 में पूरे लाहौर को पानी सप्लाई करता था। ब्रिटिश दौर में एक मंसूबा बनाया गया था जहाँ पर शाही किले के करीब एक बड़ा सा तालाब था और वहाँ पर ये पानी इकट्ठा किया जाता था। आज भी वो जगह मौजूद है। कश्मीरी बाज़ार और हीरा मंडी के संगम पर एक तालाब था। आज भी उस इलाके को उस निस्बत से पानी वाला तालाब के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज ये रावी अपनी असल हालत में नहीं है और बहुत सारे लोग इसको एडवोकेट करने के लिए बात तो करते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर दुख होता है जब इसकी हालत आज देखी जाती है। आम तौर पर कहा जाता है कि मल्ला के लिए चांदी है अगर इस रावी में पानी हो, और अगर इसमें रेत हो तो वो ठेकेदार के लिए चांदी है। तो आज मल्ला भी परेशान नज़र आते हैं। अलबत्ता यहाँ पर ये दूर तक आप देखें कश्तियाँ वैसे ही वीरान पड़ी हैं। कौन आता है यहाँ पर एंटरटेन होने, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ रहा ही नहीं है। तो मेरे साथ 50 साला यहाँ का तजर्बा रखने वाले मोहम्मद जंगीर मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी जवानी तो यहाँ पर गुजारी है और बुढ़ापे में भी अफसोस से इसी रावी को देखते हैं और कहानियाँ भी सुनाते हैं। तो इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि इस रावी का ऐसा हशर किसने किया है। इस रावी का हशर ये गंदे नालों ने किया है। ना तो इसमें मछली रही है, ना ही लोग सैर करने आते हैं। रावी में जो मछलियाँ बड़ी बड़ी अच्छी नस्ल की मछलियाँ थी, ये गंदे नाले ऊपर से पड़ गए हैं, उससे सारी मछलियाँ मर गई हैं। ये ऊपर भाग गई हैं साफ पानी में, तो लोग भी भाग गए इधर से। पहले इतने लोग आते थे, इधर रश इतना होता था कि हम थक जाते थे चला के। हम दुआ मांगते या अल्लाह जल्दी शाम पड़े हम घर जाएँ, तो आप देखते हैं कोई बंदा नहीं इधर आता। इतना वीरान हो चुका है। तो अगर 32 साल 33 साल पुराना रावी देखें तो कैसा था, ज़रा मंजर कशी तो करें। 32 साल पहले इतना प्यारा था कि हम खाना खाते थे ना, हम पानी उधर से नहीं पी लेते, रावी से पी लेते थे। इतना साफ पानी, ठंडा पानी इतना था। आप पी सकते हैं? नहीं, अब तो गंदा नाला है, आप पिएगा जो भी से कैंसर हो जाएगा। इतना इसमें नहाने से कैंसर हो जाएगा, इतना गंदा पानी हो चुका है। और कोई वाक़यात सुनाए ना, कैसा था रावी? हमने तो देखा नहीं, हम तो जब बड़े हुए तो ऐसे ही देखा बस। जब हम यानी कि जवान थे, जब बहुत सी कॉलेज की कश्तियाँ थी, MA कॉलेज, सिविल लाइन, रेलवे रोड, पंजाब यूनिवर्सिटी, लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर यूनिवर्सिटी, सब लड़के इकट्ठे हो गए थे, मुकाबले खेला करते थे। और उसका ये फ़ायदा होता था
जब दरिया में कभी फ्लड आता था ना, वो ही ट्रेन लड़के लोगों को बचाते थे। अच्छा। हाँ, वो ही ट्रेन लड़के जिनको हमने तरबियत दी थी, वो हमारे साथ सैलाबों में ना लोगों को जाकर बचाते थे। शदरे की तरफ, मामिया कॉलोनी, इधर गाँव में खाना भी बचाते थे। लेकिन ये सिलसिला अब ख़त्म होता जा रहा है। अब वो ना लड़के आते हैं इधर मुकाबले खेलने के लिए, ना ही वो कश्तियाँ रही हैं। वो हर कॉलेज की अपनी अपनी लहदा कश्तियाँ होती थी। अब वो कश्तियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं। कितने पहले ये सब ख़त्म हुआ? ये तकरीबन 20 साल की बात है, 15-20 साल की तकरीबन। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी है लालो यमन। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। इन्होंने तो फूल रहने नहीं दिए, सब बागात मुका दिए, सब दरख्त मुका दिए। ज़्यादा तपश गर्मी क्यों हो गई है? इसीलिए हो गई है कि 2-2 साल पुराने, 500 साल पुराने जो दरख्त हैं वो काट दिए। सरकार तो कह रही है कि हम रावी को बचा लेंगे और यहाँ पर ज़रख़ेज़ ज़मीन होगी, लोग आबाद होंगे, अच्छा रहन सहन हो जाएगा। जब तक ये डैम नहीं बन सकता, ये 77 साल में डैम नहीं बनाते, हमारा पानी ज़ाया जा रहा है। वो मुल्क कभी तरक्की करेगा ही नहीं जिसमें डैम नहीं होगी, क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी है पानी से बिजली पैदा होगी। कोई चीज़ भी है, वो इंसान की ज़िंदगी है। मक्का कब आबाद हुआ था? जब पानी निकला था। उससे पहले मक्का भी आम था। जब पानी अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सदक़े, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सदक़े, तो अल्लाह ताला ने वहाँ मक्का बना दिया। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? अब 1000 साल से भी पहले। तो आपने तो वो सारा सरसब्ज़ पाकिस्तान देखा होगा। पाकिस्तान के 10 साल बाद की मेरी पैदाइश 47 में बना है, मेरी 57 की पैदाइश। फिर आपने यहाँ पर ज़रख़ेज़ ज़मीन भी देखी होगी, रावी जैसा हमने किताबों में पढ़ा है वैसा देखा होगा, तो थोड़ा सा बताएंगे? इधर से कश्तियाँ जाती थी मकबरा जंगीर तक, तो लोग ऐसे सैर करते थे जैसे दरिया में परियां फिर रही हैं ना, ऐसे कश्तियाँ फिर। तो बहुत मतलब अच्छा माहौल था। अब तो ये माहौल ही नहीं रह गया। ये देखते नहीं आप क्या गंदगी इन्होंने खिला दी। अगर रावी में इन्होंने गंदा नाला डालना ही था तो साइड पर बना ले, रावी को ना अपना गंदा कर। कहना चाहते हो शहबाज शरीफ से? वो तो पहले ही हमको पकड़वाते हैं, हमारे नहीं सोचते, पहले पुल की उन्होंने सोच ली। पुल बन रहा है इसलिए आपको मसला हो रहा है, आपके बारे में नहीं सोच रहे। पुल बनवा रहे हैं, दिखाएं जी कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है। ये ट्रॉले इस वक्त चल रहे हैं और बच्चे ने बड़ी पॉइंट आउट किया है कि ये हमारा नहीं सोचते कि हमारी ज़िंदगी कितनी स्टेक पर है और यहाँ पर ये तरक्याती काम हो रहा है। दुख होता है आपको? ये ना बनवाते पहले वाली ज़िंदगी आ जाती। पहले वाली ज़िंदगी कैसी थी? वो बहुत सुंदर थी। कैसी सुंदर? हमारा बचपन मकान होते पहले इधर, अब झोपड़ी लग गई। तभी तो आप बड़े हो गए। तो बड़े हो के क्या बनोगे? बड़े हो गए मैं स्कूल पढ़ूँ। अभी स्कूल नहीं जाते? मेरा भाई जाता। आप क्यों नहीं जाते? मैं मदरसा पढ़ रहा हूँ। बड़े होके स्कूल जाना है, फिर क्या बनना है? फौजी। क्या करोगे फ़ौज में जाके? कुछ भी कर दूँगा, करना तो है। तो बड़े होके ऐसा नहीं होगा कि रावी की सफाई में हिस्सा लो? क्यों? इसमें तो कभी नहीं काम करूँगा इसका। क्यों? गंदगी थोड़ी है, देखो। तो ये आप ही सही करोगे तो होगा। हमारे से नहीं रह जाता, हम मार जाएंगे। ये बहुत मासूम जवाबात हैं और ये वो सवालात हैं जो आम तो हो सकते हैं, लेकिन इसका जवाब बड़ा तीखा और बड़ा मीनिंगफुल है अगर कोई समझ सके तो। एक वो बच्चा जिसके पास कोई सहूलत नहीं है, जिसके पास पहनने को साफ़ कपड़े नहीं हैं, पाँव में जूते नहीं हैं, उस जगह पर रहता है जहाँ पर बहुत बदबू है, वो भी रावी को बहुत साफ़ देखना चाहता है। उसमें पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी मेंटल कैपेसिटी इस तरह डेवलप ही नहीं गई, उसको ओन ही नहीं किया गवर्नमेंट ने, स्टेट ने, कि वो उसको इतनी तरबियत दे सकें या उसको मोटिवेटेड रख सकें। तो अगर इतना बच्चा डिसअपॉइंटेड है तो गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क ऑन दिस कि हर शहरी इसको ओन कैसे कर सकता है। आज हर शख्स चाहता है कि रावी आबाद हो, लेकिन उसमें
पार्ट अगर वो लेना भी चाहे तो देयर इज़ नो सच कोलैबोरेटिव वर्क या कम्युनिटी सर्विस का ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें हर शहरी जो विलफुल हो या विलिंग हो उसमें पार्ट ले सके। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहले ही मुत्तहिदा अमारात, चीनी फर्मों और पाकिस्तानी कंपनियों के साथ 1.4 अरब अमरीकी डॉलर के मफाहमात की यादाश्त पर दस्तखत कर रखे हैं ताकि इस मंसूबे के कुछ मॉडल तैयार किए जा सकें। और इस प्रोजेक्ट पर पेशरफ वाज़ेह है और उसका सबूत ये है कि लाहौर के करीब चहारबाग में रूडा की जानिब से एक गेटेड कम्युनिटी बनाई गई है, उसमें प्लॉट खरीदारी के लिए दस्तयाब हैं। एक्टिविस्ट कहते हैं कि रावी के साथ बहुत ज़्यादती है क्योंकि अब सरमायादाराना निज़ाम आ जाएगा और रावी अपनी हालत में तो क्या शायद बिल्कुल ही नहीं बचेगा। इसीलिए हम पहुँचे हैं रूडा के दफ्तर और उनसे जानते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है। मेरे साथ आए। सरकारी सतह पर बहुत सारे लोगों से मौक़िफ़ लिया जा सकता था, लेकिन शायद बेहतर ये है कि आम आदमी के जहन में है कि एक नया शहर आबाद होने वाला है और फिर वहीं पर बहुत सारे लोग तो रहेंगे लेकिन लाहौर की पहचान रावी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल मौजूद हैं काशिफ कुरैशी साहब। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। सर, क्यों हैं आप रावी के दुश्मन? ये वन लाइनर सवाल है जो हर शख्स के जहन में। थैंक यू वेरी मच दुआ फॉर कमिंग ऑन बोर्ड एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक उसके बाद आपसे बात करेंगे। आई थिंक दो इसके फिनोमेनास प्राइमरीली मेजरली हैं। इसका पहला फिनोमेना एनवायरनमेंट साइड का है और सेकंड जो है जो एक शहरों की डेवलपमेंट होती है या उनकी ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन सर्ज होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। सो पहले पे मैं पहले फोकस करूंगा और सेकंड फिर मैं आपको बावर कराऊंगा कि नहीं ये जो आपका मौक़िफ़ है इट इज़ फ्रॉम इंडिविजुअल स्टैंड पॉइंट और अगर एक लोगों का एक ख्याल है कि इस तरह से है तो उसको हम मिटिगेट करेंगे। सो एनवायरनमेंट के हिसाब से देखेंगे लाहौर इज़ डिप्लीटिंग वाटर। लाहौर का जो पानी का टेबल है तकरीबन ये समझिए कि 400 से 500 फीट पे चला गया है। एंड दिस इज़ नॉट मी टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ अबाउट द ग्लोबल स्टडीज़ एंड द लोकल स्टडीज़ विच कैन एक्चुअली गिव सब्सटेंशिएट दिस पॉइंट ऑफ व्यू। अगले 5 से 7 साल के अंदर हम पानी डिप्लीटेड कम्प्लीटली डन अवे एंड देन लुकिंग अप टू कि झेलम से पानी आएगा ट्रकों पे भर के यहाँ पे और यहाँ पे आपके घरों में आके पानी देगा पीने के लिए भी। और अगर बाकी जैसे कराची और बाकी जैसे कराची में देखिए कराची में 5,000 से 7,000 का ट्रक मिल जाता है क्योंकि साथ मलीर नदी है, वहाँ से पानी आ जाता है। यहाँ पे आपको 17,000 रुपये का मिलेगा जो फ्यूल की इस टाइम पे प्राइस चल रही है। तो यू कांट अफोर्ड दैट, सो यू कांट अफोर्ड टू नॉट टू हैव द वाटर एट फर्स्ट प्लेस। सो रावी अगर डिप्लीट करता है बाकी आप पास और क्या ऑप्शन, झेलम ही है ना साथ। तो इसलिए आपको हर हाल में इसको रिजुविनिएट करना है। सो मेरा पहला एम ये है कि हमने रावी को रिजुविनिएट करना है, इसकी जो असल शक्ल है खदोखाल इस पे लेकर आना है। और ये इस प्रोजेक्ट का सबसे जो मेजर पॉइंट है और इंसेप्शन पॉइंट है। ये पिछली जो गवर्नमेंट्स थी उससे जो पिछली गवर्नमेंट्स थी और अब तो अंग्रेज़ भी अगर चले जाएंगे तो उन सब का ये व्यू था कि ये करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क यह है कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स का ख्याल था कि फ़ंडिंग ले लेते हैं और फंडिंग से इसको बना लेते हैं। कुछ लोगों का ख्याल था कि इस तरह कर लेते हैं इसको सस्टेन करें फाइनेंशियली। जब हम यहाँ पर आए अमंग्स द फाउंडिंग फादर, हमने इसको कमर्शियली इस तरह किया जिससे मैं आप सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ। पहला मैंने एनवायरनमेंट साइड आपको जनरली बता दी, देन वी कैन डू ऑन टू फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं हम इस पर। मेनली रावी को रिजुविनेट करना है। अब इसको कमर्शियली सस्टेन करने के लिए 2 ऑप्शन है। या तो हम IMF के पास जाइए या वर्ल्ड बैंक के पास जाइए या पंजाब गवर्नमेंट को बोलें या फेडरल गवर्नमेंट को बोलें पैसे दे दें। आर्ग्यूबली पहली बात तो आपको मिलेंगे नहीं, चले एक लम्हे के लिए हमने माल लिया मिलेंगे आपको, तो कल आपको वापस भी तो देने हैं आपका। ऑलरेडी यू आर सिटिंग ऑन सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ $130 बिलियन के कर्जे पे बैठे हुए हैं, तो आप कैसे करेंगे फंड्स को बैक? तो उसके लिए फिर ऑल्टरनेटिव हमारे पास ये था कि इसको अर्बन प्लान करें। अब टोटल जो रूडा है 1,40,000 एकड़ है। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि हम पूरी ज़मीनें खा जाएंगे जो दुश्मन है हम रूडा के। उसमें टोटल 30% का एरिया है जो कि हमने अर्बन प्लान करना है। और इसके अलावा जो 32% और एरिया जिसको हम इनफिल जोन कहते हैं, ये वो कॉलोनीज़ हैं या सोसाइटीज़ हैं या ज़मीनें हैं या सेटलमेंट्स हैं जो कि TMS के ज़माने में या LDS के ज़माने में या पुरानी जो एक लेगेसी थी उसके ज़माने में लोगों ने अप्रूव की हुई थी। बट क्या हुआ कि उनके अप्रूवल तो हुए पर उनके जो कमेंसरेटिंग जो अर्बन प्लानिंग मॉडल थे या उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट थी वो थी नहीं। कॉलोनीज़ बन भी गई, नहीं भी बनी, लीगल थी, इलीगल थी, दैट्स इररेलेवेंट क्वेश्चन। बट क्या हुआ कि उसकी वजह से पूरा कंप्लीट एक मैस बन गया और लाहौर को जो
आपके जो एडजेसेंट टाउन्स हैं जहाँ से लोग आते हैं, यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ पे क्लास ऑफ लाइफ है, आपकी एजुकेशन है, तमाम लोग आएंगे। इस टाइम पे स्टडीज़ ये कहती हैं कि 3% का सर्ज है फ्रॉम ऑल द एडजॉइनिंग टाउन्स टू लाहौर। 12 मिलियन की पॉपुलेशन पे आप ऑलरेडी बैठे हुए हैं, 3% का लगा लें, अगले 5 साल 10 साल में कहाँ पहुँचे हुए होंगे आप? क्या आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सपोर्ट है, वो मॉडल है कि जो आप इसको तमाम को मैनेज कर सकें? तो दैट लीड्स मी टू द प्लेस कि दुनिया भर में जहाँ पे शहर एक सर्टन एज पे पहुँच जाते हैं, वहाँ पे एडजेसेंट टाउन बनाए जाते हैं। सर 2020 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो तब तो यही ख्याल था कि जो रावी के किनारे लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगियां बेहतर होंगी, वहाँ पर उनके लिए लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड बेहतर किया जाएगा। लेकिन अब चीज़ें देखकर ऐसा मालूम होता है कि शायद वैसे ही कॉलोनीज़ और सोसाइटीज़ वहाँ पर बन जाएंगी जिससे सरमायादार तो तगड़ा हो जाएगा, और हमने देखा कि शहर में दरख्त काट के भी कॉलोनीज़ और सोसाइटीज़ आबाद की गई, उससे एनवायरनमेंट को भी कितना ख़तरा हुआ, लोगों के रहने सहने में बहुत मुश्किल हुई, और अब यही रावी के साथ भी होने जा रहा है। जिस तरह मैंने कहा कि इंसेप्शन पॉइंट रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी का और रूडा का जो है वो रावी रिवर की रिजुविनेशन है। अब मेरे लिए एक चांस ये था कि मैं कॉलोनीज़ बनाना शुरू करूं पहले और सारा कुछ करूं, हालांकि चूँकि अर्बन प्लानिंग जब आप करेंगे, सारा कुछ करेंगे, मास्टर प्लानिंग करेंगे, तो आपने वही करना है और फाइनेंशियली सस्टेन करने के लिए कॉलोनीज़ मुझे बनानी है। बट देखें कि हमने सबसे पहला जो काम, जब हमने एक फंडिंग के एक सर्टन स्टेज पर आए विदाउट टेकिंग अ सिंगल पैनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, हमने पहला ये काम किया कि रावी के 9 किलोमीटर को हमने आउट ऑफ 46 किलोमीटर हमने डेवलप करना शुरू कर दिया, और रावी को उसके अपनी शक्ल में वापस लाने के आज के दिन में कुछ वीडियोस वगैरह कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, वो तमाम के तमाम ऑलरेडी ऑन इस वे हैं। 9 किलोमीटर का काम तकरीबन आप समझिए कि 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। रावी बचाओ तहरीक के हवाले से हम जब बात कर रहे थे तो पता ये चला कि रूडा जो कि एक सरकारी इदारा है और उनका भी ये क्लेम है कि वो रावी को ही बचा रहे हैं, तो उस पर कुछ कानूनी माहिरीन से जानना ज़रूरी है कि इसमें कौन सा वो कानूनी नुक्ता है जो इसके अगेंस्ट या इसकी फेवर में जाता है। तो हमारे साथ ह्यूमन राइट्स लॉयर फ़हद मलिक साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर रूडा का जो प्रोजेक्ट है वो रावी की बहाली भी है और आसपास की आबादी की खुशहाली भी है, तो आप क्या समझते हैं? माजी में 2021-22 में केसेस भी फाइल हुए जिसमें ये समझ आता है उनके फैसले पढ़कर के रूडा ने अपने जितने भी ख़यालात से उससे तजावुज़ किया, तो अभी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट क्या है? देखिए, मैं 2 चीज़ें पहले आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। पहली बात ये कि रूडा का क्लेम है कि हम रावी की बहाली कर रहे हैं। एक दरिया की बहाली क्या होती है? एक दरिया की बहाली होती है कि जो उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस थी, जो माजी में उसका रुतबा रहा है, आप वो बहाल करते हैं। रूडा तो ये करना ही नहीं चाह रहा। रूडा कहता है कि मैंने रावी को चैनलाइज करना है। चैनलाइज डेफिनेशनली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके तहत आप जो ओरिजिनल चैनल है दरिया का उसको बदल देते हैं। आप उसको कंक्रीट के अंदर बंद करके दरिया को अपनी मर्जी के चैनल पे चलाना चाहते हैं। तो ये उनका कहना कि हम रावी को बहाल कर रहे हैं, ये तो उनके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव जो उनका मेन प्रोजेक्ट है उसके ही अगेंस्ट है। दूसरा ये कि हम इर्द गिर्द की आबादी के लिए कर रहे हैं। इर्द गिर्द की आबादी कौन लोग हैं? जो वहाँ पे रहते हैं, उनके अगेंस्ट तो रूडा ने 2021 में लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत, जो कि एक अंग्रेज़ के ज़माने का कानून है, जिस कानून को इस्तेमाल करके ज़मीन लोगों से ले ली जाती है, उस कानून के तहत सारे का सारा रकबा जिसमें रूडा ने अपना प्रोजेक्ट करना है एक्वायर कर रही है और वहाँ के जितने आल मकीन हैं उनको निकाल रही है एज अ कॉन्सिक्वेंस। सो इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी वो प्रोजेक्ट ना रहा, क्योंकि उन लोगों को तो आपने निकाल दिया, उनसे तो आपने ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन छीनी, कहा आप तो यहाँ से चले जाएं, नए लोग हम यहाँ पे लेकर आएंगे जो यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क करेंगे और फिर कमर्शियली जिस तरह मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं शहर के अंदर ऑलरेडी, यहाँ पे भी नई हाउसिंग सोसाइटीज़ होंगी जहाँ पे नए लोग आके ख़रीदारी करके रहेंगे। तो ये दोनों बातें जो रूडा कहता है कि मैं रावी की बहाली कर रहा हूँ, ना वो हो रहा है, ना इर्द गिर्द की आबादी के लिए कोई प्रोटेक्शन की जा रही है। इसी बुनियाद पे 2021 में रूडा के लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को चैलेंज किया गया था। उसमें मेरे क्लाइंट्स कुछ रेजिडेंट्स थे वहाँ के जिनका वहाँ पे ज़रूरी रकबा था, वो रहते भी वहीं पे थे और उनकी ज़मीन एक्वायर की जा रही थी। एतराज़
3-4 मुख्तलिफ किस्म के उठाए गए। सबसे पहला एतराज़ ये उठाया गया कि चलें रूडा ये करना चाह रही है तो रूडा का कोई मास्टर प्लान होगा कि जी ये हमारा मास्टर प्लान है, इस मास्टर प्लान के तहत क्या करना चाह रहे हैं। रूडा का कोई मास्टर प्लान हमें रिकॉर्ड पे नज़र ना आया। 2012 में एक स्टडी की गई थी जिसमें कहा गया था हम एक न्यू रावी सिटी बनाना चाहते हैं। उस स्टडी को ही आज की 2021 की रूडा तब कह रही थी कि ये मेरा मास्टर प्लान है। 2012 से 2021 तक शहर का पूरा नक्शा बदल गया हुआ है। 2012 की स्टडी आपका आज का मास्टर प्लान तो नहीं हो सकती। दूसरा ये कि जब भी आप ज़मीन एक्वायर करते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, आपको देखना ज़रूरी है क्या ये प्रोजेक्ट अवामी मफाद का है कि नहीं, ये पब्लिक पर्पस है या नहीं। रूडा ने जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराई इस प्रोजेक्ट की, उसने कहा कि ये प्रोजेक्ट माहौलियाती नज़रिए से डेवस्टेटिंग होगा इस पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो माहौल को तबाह करे वो अवामी मफाद में तो नहीं हो सकता। लेकिन अभी जब हमने मौक़िफ़ लिया रूडा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल का, मैंने CEO से भी ये बेहतर समझा कि इनसे लें ताकि क्योंकि ये कमर्शियल मार्केटिंग और उस पर ऑब्वियसली एक्सपर्टीज़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि माहौल दोस्त बनाएंगे हम, इकोसिस्टम फ्रेंडली होगा पूरा प्रोजेक्ट और इसके आसपास जितनी भी आबादियाँ बनेंगी उस पर ग्रीन कवर के नाम से जो इनका प्रोजेक्ट है उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा है, अपेरेंटली तो लग रहा है, अगर है तो ये तो बड़े पब्लिक इंटरेस्ट की बात होगी। देखें, 2 तरीक़ों से बात को देखा जा सकता है। एक तो ये कि अगर कमर्शियल मार्केटिंग पिच के तौर पे इन जुमलों को लेना है तो वो तो जिस तरह करते हैं। मैं तो चलूँगा कि कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो बनाई जाए वो क्या कहती है प्रोजेक्ट के बारे में, कि वो क्या माहौल दोस्त है कि नहीं। वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स ये नहीं कहती प्रोजेक्ट के बारे में कि ये अवाम दोस्त है। तो मैं तो वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही पढ़ूंगा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अगर कहता है कि जी बायोडाइवर्सिटी का इर्रेपरेबल यहाँ पे लॉस होगा और यहाँ पे जो इस वक्त इंडिजिनस जो लोकल यहाँ पे चिड़िया या मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं वो अब यहाँ पे नहीं रह सकेंगे अगर आप ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो वो माहौल दोस्त तो ना हुआ। और एक ना हम कानूनी गलती बहुत करते हैं, थोड़ी सी मैं टेक्निकल बात करूँगा। इन्वायरमेंट का लफ्ज़ कानून में डिफाइंड है, बताया गया है कि माहौल के इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट सिर्फ सड़क, ज़मीन या पानी नहीं है, उसकी डेफिनेशन में आता है ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इम्पैक्टिंग ह्यूमन लाइफ। यानी कि जब आपने एक एरिया के माहौल को देखना है तो वहाँ के मकीनों को भी देखना है। अगर आप मकीनों को उस पूरे कहानी से ही बाहर कर रहे हैं तो क्या वो एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं थे? क्या अब आप एक प्रोजेक्ट को जो वहाँ की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन कंप्लीटली इरेडिकेट कर रहा है उसको कभी भी माहौल दोस्त कह सकते हैं? हाँ, शायद कल अजनबी उस इलाकों में आ जाएं, उनके लिए बहुत कोई खूबसूरत, देखें हम मसला ये है कि हम एनवायरनमेंट को इस तरह देखते हैं यार 4 दरख्त लगे हुए हैं कि नहीं, माहौल ये नहीं होता। माहौल वो ज़िंदगी है जो वहाँ पे बसती है। अगर आप वहाँ से उस ज़िंदगी को निकाल के एक आर्टिफिशियल ज़िंदगी से उसको तब्दील कर देंगे तो वो कभी भी माहौल दोस्त डेफिनेशनली नहीं हो सकता। कानूनी आरा हमने जानी कि कानून इस हवाले से क्या कहता है, सोसाइटी के लोगों से भी बात की, फिर जो लोग एक्टिविज़म कर रहे थे रावी के हवाले से उनसे भी जाना और गवर्नमेंट के इदारों को भी झंझोड़ना चाहा कि कौन है जो रावी का मुस्तकबिल तय कर रहा है और रावी का मुस्तकबिल क्या होगा, इसकी एक मंजर कशी भी की है। लेकिन एक ओपन एंडेड क्वेश्चन तमाम लोगों के लिए छोड़ दिया है कि जो लोग सोचते हैं, जो लोगों के जहन में सवाल हो सकते हैं, वो तमाम सवाल मैंने उन्हीं की ज़बान में लोगों से पूछे हैं जितने भी स्टेक होल्डर हो सकते थे। आई रियली अपोलोजाइज़, मैं हमेशा जेंडर इक्वालिटी और जेंडर बैलेंस की बात करते हुए ख़वातीन से बात भी करती हूँ, लेकिन अफसोस के साथ इस पूरे प्रोसेस में मुझे वो ख़वातीन नहीं मिली जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हो। हाँ, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं, लेकिन शी वॉज़ एक्सट्रीमली बिजी कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड नहीं करवा सकती थी। लेकिन रूडा में भी हमने रेलिवेंट पर्सन से इसलिए बात की ताकि जो कमर्शियल एस्पेक्ट हर किसी के जहन में है, हाई राइज बिल्डिंग्स बन जाएंगी और एक नया शहर आबाद होगा, लेकिन हम जहाँ भी गए
वहाँ पर 2 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बुज़ुर्ग ने सिर्फ ये कहा कि रावी का पानी साफ़ चाहिए और आज से 40 साल पहले वाला रावी चाहिए, जहाँ पर लोग आते थे, मेले सजते थे, कश्तियों में लोग सफ़र किया करते थे और फिर वॉलंटियर्स वहाँ पर होते थे, कॉलेज स्कूल के बच्चे तरबियत हासिल किया करते थे, पानी साफ़ था, माहीगीर मौजूद होकर मछलियाँ पकड़ते हुए दिखाई देते थे। तो वो जो मंजर कशी लोगों ने की वो बड़ी दर्दनाक इसलिए महसूस हुई क्योंकि आज का रावी सिर्फ तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया। इसलिए मुझे लगता है कि अब तमाम स्टेक होल्डर्स को एक दफ़ा सर जोड़कर बैठना होगा और ये सोचना होगा कि वो फ़ैसला जो कि लाहौर के मुस्तकबिल के लिए तय किया गया है, क्या वाकई ही वो पब्लिक पल्स और पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है भी क्या नहीं। प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ, मैं कैमरामैन फैसल अब्बासी के साथ दुआ मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहा।